असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, आरएमपी पीजी कॉलेज। आपका स्वयं प्रभा के इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज हम अपने विषय राजनीति विज्ञान के कोर्स राजनीति सिद्धांत की आधारभूत समझ के दूसरे इकाई की चर्चा करेंगे। और इस इकाई में आज हम सीखेंगे राजनीति क्या है और राजनीति की समझ में राज और शक्ति की क्या भूमिका है, कैसे राजनीति राज्य के अध्ययन के रूप में और शक्ति के अध्ययन के रूप में जानी जाती है, राजनीति का राज और शक्ति से क्या संबंध है और कैसे संबंध है, इन सब बातों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज अपने इस इकाई में हम शक्ति की संकल्पना का अध्ययन करेंगे और राज्य की वैधता, वैधीकरण और अवैधीकरण की भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे या समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर राजनीतिक का अर्थ क्या है, राजनीतिक का शुरुआत कहाँ से होती है, राजनीतिक की संकल्पना क्या है। तो आप ये जानते हैं कि राजनीति का अंग्रेजी रूपांतरण पॉलिटिक्स है, जो कि ग्रीक वर्ड पॉलिस से उद्भूत हुआ है और पॉलिस का अर्थ परंपरागत ग्रीक समाज में नगर राज्य से रहा है। ऐसे में पॉलिटिक्स का या राजनीति का संबंध नगर राज्य में रहने वाले लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है और नगर राज्य के सभी लोगों की मूल्यवत्ता एक जैसी है। उनमें समानता पाई जाती है। तो नगर के रहने वाले नागरिक हुए और अगर आर्थिक इसका शाब्दिक हम अर्थ समझने का प्रयास करें तो इसका अर्थ ये होगा कि पॉलिटिक्स यानी राजनीति का संबंध नगर राज्य में रहने वाले लोगों के जीवन को बेहतर बनाने से है। अब ये तो हुआ इसका शाब्दिक अर्थ या परंपरागत तौर पे जो हम समझते रहे हैं। कुछ विद्वान इसको वैज्ञानिक कहते हैं, राजनीति अध्ययन को वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं। उनका मानना है कि राजनीति अध्ययन भी वैज्ञानिक अध्ययन है, क्योंकि इसमें कुछ नियमित प्रतिमानों का अनुसरण करता है और अगर हम इन नियमित प्रतिमानों की पहचान कर लें तो राजनीति को विज्ञान के रूप में स्थापित कर सकते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि राजनीति मनुष्यों का विज्ञान है और मानव स्वभाव पर आधारित है, इसलिए राजनीति बहुत कुछ निर्भर करता है मानव व्यवहार पर, मानव समाज पर, अतः इसे उस रूप में विज्ञान नहीं माना जा सकता है। तो अगर हम राजनीति को एक व्यवहारिक क्रियाविधि के तौर पे समझने का प्रयास करें या व्यवहारिक कार्रवाई के तौर पे समझने का प्रयास करें तो वास्तव में राजनीति के अंतर्गत हम मानवीय क्षमताओं को व्यवस्थित और संगठित करने का प्रयास करते हैं और इस रूप में व्यवस्थित और संगठित करने का प्रयास करते हैं जिससे ये अपने समाज और अपने परिवेश, अपने पर्यावरण में सकारात्मक परिवर्तन ला सके। यहाँ सकारात्मक परिवर्तन का आशय ये है कि ये उस
संदर्भित समाज में रहने वाले लोगों के जीवन में कुछ बदलाव कर सके, उनके जीवन को आसान बना सके, उनके लिए विकास सुनिश्चित कर सके, उनके हितों को पूरा कर सके। तो अगर राजनीति की क्रिया विधि के सार तत्व को समझने का हम प्रयास करें तो इसका सार इस बात में निहित है कि यह लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का एक उद्यम है। अब सवाल यह है कि राजनीति की शुरुआत कहां से होती है, या हम इसको कहां से शुरू हुआ मान सकते हैं। तो पिछली कक्षा में भी मैंने इस बात की चर्चा की थी कि जब व्यक्ति साथ रहना शुरू करते हैं और उनमें संसाधनों को लेके संघर्ष होता है, या जब उनमें उनके हितों में टकराव होता है, तो इस संघर्ष और टकराव की स्थिति को खत्म करने के लिए और परस्पर समन्वय को स्थापित करने के लिए, परस्पर सौहार्दपूर्ण संबंध को स्थापित करने के लिए, आपसी सहकार को बढ़ावा देने के लिए राजनीति केंद्र में आता है और राजनीति अपनी भूमिका निभाता है। तो राजनीति का तात्पर्य इस बात से है कि किस तरीके से समाज में एक व्यवस्था बनाई जाए और उस व्यवस्था को बनाने के लिए सबसे पहले संघर्ष के स्रोतों और संघर्ष के कारणों का पता लगाया जाता है, सामूहिक समस्या का निर्धारण किया जाता है। आखिर अगर किसी समाज में समस्या है जिससे समाज का एक बड़ा वर्ग प्रभावित हो रहा है, तो उस समस्या का कारण क्या है, और उस समस्या का निदान करने के लिए सामूहिक निर्णय पर पहुंचने का प्रयास किया जाता है। यानी राजनीति एक सामूहिक गतिविधि है जिसका लक्ष्य सामूहिक समस्या का समाधान करना है, जिसका लक्ष्य एक औचित्यपूर्ण और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना है, एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसमें सभी व्यक्ति अपना विकास कर सकें और उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए हर आवश्यक अवसर उस समाज में मौजूद हो। तो इस तरीके से राजनीति को अगर हम व्यवहारिक क्रियाविधि के रूप में समझने का प्रयास करें तो हम ये देख पाते हैं कि राजनीति का तात्पर्य हितों के संघर्ष को समाप्त करके समाज के विभिन्न वर्गीय हितों में या समाज के विभिन्न समूहों के हितों में समन्वय स्थापित करना, संघर्ष को कम से कम करना और इस समन्वय को स्थापित करने के क्रम में सामूहिक निर्णय लेना और फिर उस सामूहिक निर्णय को लागू करना। ये राजनीति की मूल क्रियाविधि है। अब सवाल ये है कि जब हम सामूहिक निर्णय के लिए कहीं इकट्ठा होंगे तो हमें जरूरत होगी सबके विचारों को सुनने की, सबके हितों को वास्तविक प्रतिनिधित्व देने की, सबकी आकांक्षाओं को जानने की। इसीलिए राजनीति में संवाद का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर संवादहीनता की स्थिति होगी तो कहीं ना कहीं हम समाज के हितों को समझ नहीं पाएंगे और सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया समावेशी नहीं होगी। अर्थात सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया में सभी के हितों का हो सकता है कि प्रतिनिधित्व ना मिले, सभी के हितों को पूरा ना किया जा सके। सभी के हितों को पूरा करने के लिए आवश्यक है कि हम सभी के विचारों को जान पाएं, सबके हितों को समझ पाएं और तब उनमें परस्पर समन्वय स्थापित करें। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो राजनीति के मूल में संवाद है, संचार है, क्योंकि बिना हितों के संवाद के, बिना
संघर्षशील हितों के संवाद के, बिना हितों के संचार के, बिना विचारों के संचार के हम एक समावेशी सामूहिक निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए राजनीति के केंद्र में संवाद, वार्ता और अनुनय विनय शामिल है। हम हिंसा के माध्यम से या बल प्रयोग के द्वारा राजनीति नहीं कर सकते, वास्तविक राजनीति नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीति का सरोकार हितों में समन्वय से है, सभी के हितों को पूरा करने से है, एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने से है। और अगर हम न्यायपूर्ण समाज की स्थापना को अपना लक्ष्य बनाते हैं तो हमें संवाद को बढ़ावा देना होगा, बल प्रयोग या हिंसा को नहीं। इसलिए कहते हैं जहां हिंसा शुरू होती है वहां राजनीति खत्म हो जाती है। तो अगर हम राजनीति को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे तो ये कहेंगे कि राजनीति विभिन्न समूहों में या विभिन्न संघर्षशील समूहों में सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया है और उनमें परस्पर समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है, जिससे प्रत्येक समूह को यह लगे कि उसके पास विकास के समुचित अवसर हैं और प्रत्येक समूह समाज में विश्वास पूर्वक रह सके। परस्पर विश्वास बहाली की एक प्रक्रिया भी हम कह सकते हैं। और इसके स्वरूप को अगर हम समझने का, नेचर को समझने का, इसकी प्रकृति को समझने का अगर हम प्रयास करें तो हम ये कहेंगे कि राजनीति का जो प्रकृति है वो सामूहिक है और इसका सरोकार समाज के विभिन्न लोगों के साझे भाग्य से है। राजनीति का सरोकार निजी जीवन से भी हो सकता है, लेकिन बड़े स्तर पर हम ये देखेंगे, सामान्यतः हम ये देखेंगे कि राजनीति का सरोकार मनुष्य के सार्वजनिक जीवन से है। हमारे घर में क्या खाना बनेगा, कौन सी वस्तु कहां होगी, हम छुट्टियों में घूमने के लिए कहां जाएंगे, ये हो सकता है राज्य के सरोकार से बाहर की चीज हो, राजनीति के सरोकार से बाहर की चीज हो। लेकिन सड़क पर हमें बाएं चलना है, हेलमेट लगा के चलना है, सीट बेल्ट बांध के चलना है, ये जरूर सार्वजनिक मामला आता है, क्योंकि सड़क पर चलना केवल निजी जीवन से जुड़ा मसला नहीं है। सड़क पर हम कैसे चलते हैं यह दूसरों के चलने को प्रभावित करता है। इसलिए सड़क पर चलने के नियम बनाए जाते हैं और उनको फॉलो करना होता है। इस तरीके से हम कहते हैं कि राजनीति एक सामूहिक कार्रवाई है, एक सामूहिक गतिविधि है, जिसका उद्देश्य लोगों के साझे भविष्य में बेहतरी लाना है। और लोगों के साझे भविष्य का स्वरूप कैसा होगा, हो सकता है इस बात को लेके मतांतर हो सकता हो साध्य को लेके मतांतर हो, या कई बार साधन को लेके भी मतांतर होगा, लेकिन ज्यादातर हम देखेंगे साध्य को लेके मतांतर नहीं पाया जाता है, क्योंकि विकास तो सबका लक्ष्य है, विकास के रास्ते अलग हो सकते हैं।
तो विकास साध्य है और विकास को पाने के तरीके अलग हो सकते हैं। तो उन अलग विचारधाराओं को, उन मतों के अंतरों को कैसे वार्ता से हम खत्म करें, ये राजनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसीलिए कहते हैं संचार जो है राजनीति का केंद्रीय विषय है, संवाद राजनीति का केंद्रीय विषय है, और राजनीति वही हो सकता है जहां विचारों की बहुलता हो। राजनीति वही हो सकता है जहां विचारों का सम्मान किया जाए। राजनीति वही हो सकता है जहां विचारों को अभिव्यक्त करने की आजादी हो। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बिना विचार अभिव्यक्त के, बिना राय के हम राजनीति की कल्पना नहीं कर सकते। राजनीति के लिए लोगों का राय होना, लोगों का विचार होना, लोगों की सहमति होना बहुत आवश्यक है। समाज के साझे संसाधनों का उपयोग किस तरीके से हो, संसाधनों का साम्यपूर्ण और न्यायपूर्ण बंटवारा कैसे हो, और उन संसाधनों से व्यक्ति अपना विकास कर पाए, ये सुनिश्चित कैसे किया जाए, ये मूलभूत कुछ विषय हैं राजनीति के केंद्र में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक सामाजिक गतिविधि के तौर पर राजनीति हमारे भाग्य से जुड़ा है और राजनीति हमारी नियति को निर्धारित करता है। तो जो हमारे समाज की नीति निर्माता हैं, वो वास्तव में हमारे नियति के निर्धारक भी हैं। और इसलिए राजनीति एक बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि हो जाती है, क्योंकि ये लोगों के भविष्य से जुड़ा है, लोगों के विकास से जुड़ा है, लोगों के साझे लक्ष्यों से जुड़ा है। इसलिए राजनीति से हम अलग नहीं हो सकते, राजनीति से हम तटस्थ नहीं हो सकते, राजनीति से हम उदासीन नहीं हो सकते। अगर हमें अपने नियति की चिंता है, अपने भाग्य की चिंता है, अपने भविष्य की चिंता है, तो जरूर हमें राजनीतिक गतिविधि में सहभागिता करनी होगी या उस पर अपनी एक राय और अपनी एक नजर बनाए रखनी होगी। अब सवाल ये है कि राजनीति में जो निर्णय लिया जाता है, राजनीतिक प्रक्रिया के दौरान जो सामूहिक निर्णय लिया जाता है, या जिस निर्णय तक हम लोग सामूहिक प्रक्रिया से आपसी संवाद और विचार विमर्श से पहुंच जाते हैं, सामूहिक निर्णय ले लेते हैं, उसको लागू करने में हम प्रायः देखते हैं कि बल प्रयोग क्या किया जाता है। और अगर बल प्रयोग किया जाता है तो क्या ये हिंसा नहीं है? अब यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि ये बल प्रयोग हिंसा है या नहीं है। मैं हेलमेट लगा के बाइक नहीं चलाना चाहता हूं, तो क्या मैं ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हूं? और यदि नहीं हूं और राज्य की मशीनरी के द्वारा मुझे आर्थिक रूप से दंडित किया जाता है इस चीज के लिए, या मेरा लाइसेंस सीज कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या राज्य हम पर बल प्रयोग कर रहा है और ये बल प्रयोग क्या जायज है? तो इसका उत्तर है हां, जायज है। क्यों जायज है?
क्योंकि अभी हमने देखा कि सार्वजनिक जीवन में हम क्या व्यवहार करेंगे, ये समाज निर्धारित करता है। क्योंकि आपके सार्वजनिक जीवन के व्यवहार का प्रभाव दूसरे व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है, या स्वयं उसका प्रभाव आपके जीवन के लिए भी नकारात्मक हो सकता है। अगर आप हेलमेट लगा के नहीं चलते हैं और किन्हीं कारणवश कोई व्यक्ति या किसी प्रकार आपका एक्सीडेंट होता है, तो आपके जीवन के लिए खतरा है। या अगर आप यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो ये किसी अन्य व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा है। यानी आपके व्यवहार का प्रभाव दूसरे व्यक्ति के व्यवहार, दूसरे व्यक्ति के जीवन पर पड़ रहा है। इसलिए आपके इस व्यवहार का नियमन करना आवश्यक है, और इसी नियमन के क्रम में इसको नियमन कराने के लिए बल प्रयोग आवश्यक हो जाता है। क्योंकि अगर बल प्रयोग नहीं किया जाएगा तो समाज में अव्यवस्था उत्पन्न होगी, और ऐसे बल प्रयोग को वैध बल प्रयोग कहते हैं। अभी हम आगे इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे कि वैधता क्या है और वैध बल प्रयोग से राजनीति का क्या संबंध है। अब हम देखते हैं, अब एक सामान्य तौर पर अगर राजनीति को समझने का प्रयास करें और आम लोगों से राजनीति के बारे में अगर हम उनकी राय देखें, तो ये देखा जाता है कि राजनीति को प्रायः निंदा की दृष्टि से देखा जाता है, और लोगों को राजनीति करना लगता है कि ये कोई गलत कार्य कर रहे हैं, निंदनीय कार्य कर रहे हैं। और राजनीति की आम समझ ये कहती है कि यह उन व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है जो अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं। वो सार्वजनिक कल्याण का केवल दिखावा करते हैं, सार्वजनिक कल्याण में उनका निजी स्वार्थ छिपा रहता है, और ऐसे ही लोग राजनीति करते हैं। लेकिन वास्तव में ये धारणा सही नहीं है। हमें अरस्तु की वो बात याद आती है जिसमें वो कहते हैं कि मनुष्य एक राजनीतिक पशु है। और ये कहने से अरस्तु का तात्पर्य क्या था? इसके दो अर्थ हैं। एक तो ये कि मनुष्य राजनीति से बच नहीं सकता, मनुष्य राजनीति से अलग नहीं हो सकता। अगर उसके अपने विकास और भविष्य या अपने नियति की चिंता है, तो उसको राजनीति में आना ही होगा। और राजनीति व्यक्ति के विकास के लिए अपरिहार्य है। राजनीति में सहभागिता करके ही व्यक्ति अपने जीवन को आसान बना सकता है। इसलिए राजनीति एक आवश्यक मानवीय गतिविधि है, और इससे कोई बच नहीं सकता। ये एक तार्किक गतिविधि है, और हमें समुदाय की राजनीतिक गतिविधि में भाग लेना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसा कि शिवली एक महान विद्वान हुए, उन्होंने कहा कि वास्तव में राजनीति हमारी साझी समस्याओं का साझा समाधान ढूंढने का एक तार्किक उद्यम है। तो अगर आप अपने साझी समस्याओं के बारे में चिंतित हैं, आपको जलवायु परिवर्तन से, आतंकवाद से, महामारियों से अगर किसी भी प्रकार की चिंता है या भय है, तो निश्चित ही आपका सरोकार
राजनीति से होगा, और इसके समाधान के लिए हम विभिन्न विचारों को सुनेंगे और उन विचारों के आधार पर हम एक सामूहिक निर्णय लेने का प्रयास करेंगे और उस निर्णय से जो समस्या है उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो ये तो हुई एक गतिविधि के रूप में राजनीति की चर्चा, एक क्रियाकलाप के रूप में राजनीति की चर्चा। अब हम राजनीति के दूसरे अर्थ को समझने करते हैं कि आखिर वास्तव में राजनीति है क्या। ये तो क्रियाविधि के रूप में हमने समझा, जिसमें हमने ये देखा कि परस्पर संवाद कायम करके, परस्पर संचार के द्वारा हम अपने विचारों को साझा करके समस्याओं, जो सार्वजनिक समस्याएं हैं, उनका निर्धारण करते हुए उन समस्याओं को खत्म करने का एक प्रयास करते हैं, एक निर्णय लेने की प्रक्रिया के तौर पर हम देखते हैं। अब सवाल ये कि राजनीति क्या है, और राजनीति की आम समझ से इतर हम राजनीति को एक राजनीति के विद्यार्थी के नाते कैसे समझें। तो जैसा कि सभी का राजनीति के बारे में कुछ ना कुछ एक आइडिया, कुछ ना कुछ एक विचार, कुछ ना कुछ एक समझ रहती है, और कई बार वो समझ ये कहती है कि राजनीति राजनीतिज्ञों की क्रियाविधि है, राजनीति का सरोकार किसी राजनीतिक दल के नेताओं से हो सकता है। वो नेता जो कि सत्ता के संघर्ष में लिप्त हैं, सत्ता के लिए संघर्षरत हैं, ये सभी बात राजनीति के लिए राजनीति का ये विषय है, और राजनीति हम इसी रूप में समझते हैं। तो वास्तव में राजनीति का सरोकार हम देखते हैं सत्ता से है, और राजनीति में हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि शक्ति किसके पास है, और शक्ति समाज में कहां कहां है, इसका वितरण किस रूप में है। और ये समझने के क्रम में हम ये देखते हैं कि वास्तव में शक्ति कहीं निर्वात में नहीं, बल्कि मानवीय संबंधों में ही पाया जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करा लेता है, तो हम कहते हैं ये शक्ति प्रयोग है। तो शक्ति का मतलब हम देखते हैं कि अपनी बात मनवाने से है। जब किसी व्यक्ति से आप अपनी बात मनवा लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये शक्ति प्रयोग है। अब ये बात वो अपनी मर्जी से माने व्यक्ति, या मर्जी के खिलाफ माने। और मैक्स वेबर ने भी 1918 में अपने एक भाषण पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन, पॉलिटिक्स एज ए व्यवसाय, पॉलिटिक्स व्यवसाय के रूप में नामक भाषण में ये कहा कि राजनीति में स्वतंत्र जो नेतृत्व है वो क्या कार्य करता है, इस बात को समझना शामिल है। और कोई भी सिचुएशन जहां शक्ति संबंध स्थित होते हैं, अस्तित्व में होते हैं, शक्ति संबंध दिखाई देते हैं, वहां राजनीति होती है। जहां लोगों के व्यवहार को नियंत्रित किया जाए, लोगों के व्यवहार पर बंधन लगाया जाए,
लोगों को किसी सिचुएशन में या किसी स्थिति में विभिन्न नियमों, विभिन्न संरचनाओं, विभिन्न संस्थाओं से बांध दिया जाए, तो ये कहा जाएगा कि राजनीति का प्रयोग हो रहा है। तो ऐसी कोई भी स्थिति जहां सत्ता की संरचना हो, शक्ति की संरचना हो और जहां शक्ति के लिए संघर्ष हो, वहां राजनीति होती है। और शक्ति इस रूप में कि उस शक्ति का प्रयोग करके लोगों के व्यवहार को अपनी इच्छा के अनुरूप नियंत्रित किया जा सके। तो इस तरीके से हम राजनीति को शक्ति के संघर्ष के तौर पर भी देखते हैं। और ये राजनीति आवश्यक नहीं है कि किसी राज्य में राजनीतिक दलों के ही मध्य हो। ये ट्रेड यूनियन के राजनीति में भी देखा जा सकता है, ये यूनिवर्सिटी की भी राजनीति में देखा जा सकता है, ये लैंगिक राजनीति में भी देखा जा सकता है। और जब राजनीति का सरोकार लैंगिक मुद्दों से होता है तो राजनीति का प्रवेश निजी जीवन में हो जाता है। और जब हम लैंगिक सरोकारों की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से पुरुष महिलाओं के व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं और किस तरीके से पुरुष महिलाओं पर एक आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा कोई अगर व्यवहार हो रहा है तो यहां लैंगिक राजनीति की भूमिका आ जाती है। और यहां राजनीति यथास्थिति को बनाए रखने, यानी पुरुषों द्वारा महिलाओं पर आधिपत्य को बनाए रखने या परिवर्तन करना, मतलब महिलाओं को भी समान अधिकार और उनको अपने जीवन से जुड़े निर्णय लेने के अधिकार देने की, अगर देने का कोई आंदोलन या देने के लिए कोई सामाजिक परिवर्तन किया जाता है तो वो भी लैंगिक राजनीति से जुड़ा मुद्दा हो जाता है। तो एक राजनीतिक प्रश्न का संबंध इस बात से होता है कि ये देखा जाए कि समाज में राजनीतिक शक्ति किसके पास है और ये पूरी राजनीतिक शक्ति कौन कंट्रोल करता है और इस शक्ति का उद्देश्य क्या है, इस शक्ति का प्रभाव क्या है। ये सारा अध्ययन राजनीति के विषय में, राजनीति के अध्ययन में आ जाता है या राजनीति के क्षेत्र में आ जाता है। तो हम ये देखते हैं कि राज्य एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन है जो कि शक्ति का प्रयोग करता है, जो कि मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक भूमिका निभाता है, जो कि नियमों को बनाने, उसको लागू करने और उसका निर्णयन करने में केंद्रीय भूमिका निभाता है। ऐसे में हम ये देखते हैं कि राजनीति के अध्ययन के लिए राज्य का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और हम फिर कहते हैं कि राजनीति वस्तुतः राज्य का अध्ययन है। ये शक्ति का अध्ययन तो है ही, लेकिन शक्ति के साथ ये राज्य का अध्ययन है क्योंकि सारी शक्तियां राज्य के पास है। तो अगर हम राज्य की संरचना को समझ लें तो हम राजनीति को समझ पाएंगे और शक्ति को समझ पाएंगे। अब राज्य एक राजनीतिक संगठन है, आप ये जानते हैं, और हर राजनीतिक संगठन अपने सामाजिक परिवेश से जुड़ा होता है
और किसी भी राज्य के कुछ सामाजिक लक्ष्य होते हैं जो उसको अपने समाज से मिलते हैं। तो एक राज्य सामाजिक पृष्ठभूमि में ही कार्य करता है और इस राज्य का स्वरूप भी अलग अलग समय में अलग अलग होता है। कभी ये राज्य का संगठन नगर राज्य के रूप में हुआ करता था, कभी इस राज्य का संगठन हम रोमन साम्राज्य के रूप में देखते हैं, तो आज वर्तमान में इस राज्य का संगठन एक मॉडर्न नेशन स्टेट की संकल्पना के साथ देखते हैं। तो प्राचीन के सिटी स्टेट से लेकर आज नेशन स्टेट तक का जो विकास है राज्य का, वो हम इस तरीके से देखते हैं कि समय और काल में राज्य की संकल्पना का विकास हुआ है। एक उदारवादी लोकतांत्रिक समाज में राज्य की भूमिका अलग होगी। वहां उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होगा और राज्य का काम केवल पुलिस स्टेट का देख रेख करने का, व्यवस्था स्थापन का होगा। लेकिन यही अगर कोई समाजवादी राज्य है या समाजवादी परिवेश में सोवियत यूनियन जैसा कोई राज्य है, तो उसकी भूमिका केवल वॉचडॉग तक, उसकी भूमिका केवल देखरेख तक, व्यवस्था स्थापन तक नहीं होगी, बल्कि उसकी भूमिका उत्पादन में भी होगी और वो लोगों के जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी सक्षम होगा। निर्णय लेने का तात्पर्य यहां यह है कि उनका विकास कैसे सुनिश्चित किया जाए, संसाधनों पे किसका कितना हक होगा, ये सब कुछ तय करेगा राज्य। तो यहां राज्य फिर सामाजिक जीवन को भी नियंत्रित करने लगता है और उत्पादन के साधनों को नियंत्रित करने लगता है। अब अगर हम रैल्फ मिलीबैंड के व्यू दृष्टिकोण को देखें राज्य के बारे में, तो उन्होंने अपनी पुस्तक द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में राज्य की कुछ संस्थाओं के माध्यम से उसकी समझ बनाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि राज्य के कुछ प्रमुख तत्व हैं जो उसको अभिव्यक्त करते हैं। उसमें पहला तत्व है सरकार। सरकार के माध्यम से हम राज्य को समझ पाते हैं, सरकार के तीनों अंगों के माध्यम से राज्य को समझ पाते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्विसेज के माध्यम से राज्य को हम देख पाएंगे कि अगर हमें राज्य की भूमिका को देखनी है तो सरकार की भूमिका समझें, दूसरा ब्यूरोक्रेसी की भूमिका को समझें। फिर उन्होंने तीसरा तत्व जो कहा, वो कहा पुलिस और सैन्य बल को। राज्य की व्यक्ति पुलिस और सैन्य बल में होती है क्योंकि इनका काम व्यवस्था बनाए रखना है। चौथा, उन्होंने कहा जुडिशरी यानी न्यायपालिका में हम राज्य की अभिव्यक्ति को पाते हैं, समझ पाते हैं। न्यायपालिका कैसे काम करती है, यह भी राज्य का एक महत्वपूर्ण विषय है। पांचवा, मिलीबैंड कहते हैं स्थानीय सरकार भी राज्य की अभिव्यक्ति होती, राज्य का एक तत्व होता है और उसको भी हम राज्य के रूप में समझ सकते हैं। और छठा और आखिरी, उन्होंने कहा कि जो प्रतिनिधि सभाएं होती हैं, जैसे ब्रिटेन में संसद, उससे भी, प्रतिनिधि सभाओं से भी, प्रतिनिधि मंडल जो असेंबली हैं, जो विधानसभाएं हैं, उनसे भी हम राज्य को समझते हैं। इस तरीके से राज्य के कुल 6 तत्व हैं। पहला सरकार, दूसरा ब्यूरोक्रेसी, तीसरा मिलिट्री और पुलिस, चौथा न्यायपालिका, पांचवा स्थानीय सरकार या स्थानीय शासन, और छठा रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि सभाएं जैसे संसद। इन 6 तत्वों से राज्य मिलके बना है। अब अगर हम वेरियस फॉर्म ऑफ, विभिन्न राज्य के विभिन्न स्वरूपों की चर्चा, जैसा कि अभी हमने पहले किया, अगर करें तो हम ये देखते हैं कि राज्य का विकास क्रमिक ढंग से हुआ है
और मनुष्य के जीवन के अस्तित्व के साथ अगर राज्य के विकास को हम देखें तो हम पाते हैं राज्य पहले आदिवासी राज्य हुआ करते थे। तमाम जो है कबीलाओं से मिलके बना राज्य हुआ करता था। फिर ग्रीक सिटी स्टेट जैसी चर्चा हमने की, वो आया। फिर रोमन विश्व साम्राज्य की हम कल्पना देखते हैं। फिर सामंती राज्य की हम अवधारणा देखते हैं। और आज हम मॉडर्न नेशन स्टेट, आधुनिक राष्ट्र राज्य की संकल्पना देखते हैं। आधुनिक राष्ट्र राज्य की संकल्पना देखते हैं। और आधुनिक राष्ट्र राज्य की संकल्पना को हम वेस्टफेलिया के संधि में, फ्रांस, ये ज्यादा मजबूत फ्रांसीसी क्रांति के बाद होता है, लेकिन हम अगर वेस्टफेलिया की संधि देखें जो 1648 में हुई, उस संधि के बाद राज्य के साथ एक क्षेत्रीयता को जोड़ा गया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टेरिटोरियलिटी। टेरिटोरियलिटी जुड़ा और अब राज्य की पहचान क्षेत्र विशेष से होने लगी और राज्य आंतरिक और बाह्य क्षेत्र के आधार पर देखा जाने लगा। और राज्य से एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्पना राजनीतिक सत्ता की जुड़ी कि वास्तव में वेस्टफेलिया की संधि के बाद राज्य में 4 महत्वपूर्ण तत्व जुड़े। उसमें पहला निश्चित भूभाग, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। और ये निश्चित भूभाग जो था, ये एक राज्य, एक नेशन स्टेट को दूसरे नेशन स्टेट से अलग करता था और वैश्विक समुदाय में उसको एक भौगोलिक व्यक्तित्व देता है। हर राज्य का एक भौगोलिक व्यक्तित्व होता है जो उसकी सीमा से निर्धारित होता है। इस तरीके से अब एक डिस्टिंक्ट, एक अलग पहचान हर राज्य की होने लगी और इस तरीके से राज्य का एक अभ्युदय होता है। अब अगर राजनीति को व्यवसाय के तौर पे, जैसा कि वेबर ने परिभाषित किया है, उसको समझने का प्रयास करें तो वेबर राजनीति को समझने के लिए या राज्य को समझने के लिए एक परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं राज्य क्या करता है इससे जाना नहीं जाता, या राज्य के साधन क्या हैं, साध्य क्या है, इससे कोई राज्य नहीं जाना जाता, बल्कि राज्य को परिभाषित करते हुए वेबर एक अवधारणा देते हैं। उसमें कहते हैं कि मानवीय समुदाय में, किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले मानवीय समुदाय में अगर कोई ऐसा निकाय है जो वैध बल प्रयोग का एकाधिकार रखता है, तो वो केवल राज्य है। मतलब राज्य क्या है? तो राज्य किसी निश्चित भूगोल में रहने वाले मानव समुदाय पर वैध बल प्रयोग का एकाधिकार रखने वाला निकाय है, एक राजनीतिक संगठन है। अब यहां 3 बातें राज्य में आती हैं। पहला, निश्चित भूभाग। दूसरा, राज्य का संबंध वैध बल प्रयोग से है। और तीसरा, ये वैध बल प्रयोग का एकाधिकार अपने पास रखता है। मतलब कोई अन्य संस्था और नहीं है उस निश्चित भूगोल में, उस निश्चित क्षेत्र में, जो इस बल का प्रयोग कर सके। यानी बल, एक तो बल जो है वो वैध है। अब ये वैधता कहां से आती है, हम इसकी चर्चा करेंगे कि आखिर कोई बल अवैध और वैध कैसे होता है।
तो पहली बात जो वेबर ने स्पष्ट की राज्य के बारे में, उन्होंने कहा कि राज्य एक निश्चित भूभाग में रहने वाले मानवीय समुदाय पर भौतिक बल का प्रयोग करता है, लेकिन ये बल वैध होता है और राज्य इस बल प्रयोग का एकाधिकारी है। राज्य इस बल प्रयोग को करने के लिए अद्वितीय है, कोई अन्य इसका प्रयोग नहीं कर सकता। अब यहां प्रश्न आता है कि कोई बल वैध कैसे हो सकती है और वैध बल प्रयोग की आवश्यकता क्या है। तो आप ये समझ रहे होंगे कि जब भी कोई सार्वजनिक निर्णय लिया जाता है, कोई नियम और कानून बनाया जाता है, तो वास्तव में वो सार्वजनिक हित के लिए बनाया जाता है, या कम से कम जो भी उसके नीति निर्माता हैं, निर्धारक हैं, वो इस नाम पे बनाते हैं कि इससे सार्वजनिक हित होगा। यानी उस बल प्रयोग का आधार पब्लिक गुड होता है, पब्लिक वेलफेयर होता है। और चूंकि कोई राज्य वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, इसलिए लोगों की उस बल प्रयोग में सहमति होती है। यानी ये जो बल प्रयोग है, ये सहमति पर आधारित है, दबाव पर आधारित नहीं। इस बल प्रयोग को लोग स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। इस बल प्रयोग को लोग ये मानते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा है। तो इस बल प्रयोग में लोगों की सहमति होती है, इसलिए ये वैध बल प्रयोग होता है। और ये प्रयोग करने वाले व्यक्ति की सत्ता में लोगों का विश्वास होता है, इसलिए वो निकाय जो होती है वो भी वैध होती है और वो अपनी अथॉरिटी का प्रयोग करती है। अथॉरिटी मतलब सत्ता, और सत्ता को हम वैध शक्ति के रूप में समझ सकते हैं। जिसके पास वैध शक्ति होगी उसकी सत्ता होगी। तो इस तरीके से राजनीति के अंतर्गत हम ये समझने का प्रयास करते हैं, या राजनीति के अध्ययन में हम समझने का प्रयास करते हैं कि समाज में वैध सत्ता किसके पास है और वो वैध सत्ता किस तरीके से लोगों की सहमति बनाती है। और वेबर ये कहते हैं कि राजनीति का संबंध इस बात से है कि हम ये देख पाएं कि किस तरीके से शक्ति का विन्यास समाज में पाया जाता है। शक्ति कहां कहां है, शक्ति के प्रयोग करने वाले लोग कौन हैं, शक्ति के प्रयोग करने वाले लोगों का लक्ष्य क्या है, और उस शक्ति का स्वरूप क्या है, शक्ति मिलती कहां से है। अगर इन बातों का हम अध्ययन कर पाते हैं तो निश्चित ही एक सकारात्मक समझ, एक बेहतर समझ हम राजनीति की कर पाएंगे। अब वेबर ये कहते हैं कि हम ये पाते हैं कि किसी भी समाज में लगातार शक्ति का संकेंद्रण होता जा रहा है। जैसे जैसे राज्य के ऊपर दायित्व बढ़ते हैं, जैसे जैसे राज्य ज्यादा कार्य करता है, उसी वैसे वैसे ही राज्य की भूमिका में विस्तार होता चला जाता है, और राज्य की भूमिका में विस्तार के साथ शक्ति का संकेंद्रण हो जाता है। और इसके लिए एक हमें ये विभिन्न जो कार्य हैं राज्य के,
उनको पूरा करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स, एक जटिल नौकरशाही की आवश्यकता होती है। और धीरे 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 जटिल ये जो नौकरशाही है ये हमारी जरूरत हो जाती है। क्योंकि अगर आपको पुलिस राज्य से कल्याणकारी राज्य की तरफ जाना है, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना है, तो उसके लिए मशीनरी की आवश्यकता होगी, एक तंत्र की आवश्यकता होगी, प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता होगी। और वो प्रशासनिक तंत्र हमें ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से ही मिलेगा। तो यहां मैक्स वेबर और मार्क्स की संकल्पना में आपको एक मार्क्स का विरोध करते हुए मैक्स वेबर दिखते हैं। आप ये जानते हैं कि साम्यवाद में राज्य विहीन समाज की संकल्पना करी जाती है और ये कहता है कि राज्य की आवश्यकता नहीं। लेकिन वेबर इसके उलट कहते हैं कि जितना आपका लक्ष्य कल्याणकारी होगा, समाजोन्मुख होगा, सामाजिक न्याय से प्रेरित होगा, उतनी ही आपको नौकरशाही की आवश्यकता होगी। और ऐसा हमें देखने को मिलता है कि जो समाजवाद के रास्ते पे चलने वाले राज्य हैं वहां नौकरशाही की आवश्यकता होती है और नौकरशाही अंततः बहुत मजबूत हो जाते हैं। अब अगली संकल्पना हम समझें कि आखिर कोई शक्ति वैधता कैसे प्राप्त करती है। इसके बारे में हमने अभी बात कर ही लिया है कि जो भी शक्ति का प्रयोग करता है वो ये दिखाने का प्रयास करता है कि ये शक्ति मैं लोगों के कल्याण के लिए प्रयोग कर रहा हूं और ये शक्ति का प्रयोग लोगों की सहमति से है। तो कई बार लोगों की सहमति ही शक्ति की वैधता का कारण होता है। और मैक्स वेबर 3 प्रकार के वैधीकरण या 3 प्रकार की वैधता की चर्चा करते हैं। उसमें एक पहली वैधता कहते हैं कि पहली वैधता या वैध सत्ता जो है वो हमें देखने को मिलती है परंपरागत समाजों में, रीति रिवाजों में। परंपरागत सत्ता जो होती है जिसमें लोगों का एक स्वाभाविक विश्वास होता है। वो राजा की सत्ता हो सकती है या किसी दैवीय आधार पर स्थापित किसी देश में निर्णय लेने वाले राजा की सत्ता में लोगों का एक सहज विश्वास होता है। तो ऐसी सत्ताओं को कहते हैं कि ऐसी सत्ता जो है परंपरागत समाजों पर निर्भर होती है, परंपरागत समाजों में पाई जाती है। दूसरी सत्ता वो कहते हैं कि जो वैध सत्ता होती है वो करिश्माई वैधता होती है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके अद्वितीय व्यक्तित्व या अद्वितीय व्यक्तिगत लक्षण के कारण, अच्छी भाषण शैली के कारण वो समाज में अपनी एक जगह बनाते हैं और लोग उनमें विश्वास करने लगते हैं उनके व्यक्तिगत गुणों के कारण। तो ऐसी सत्ता जो होती वो भी वैध सत्ता होती है और ऐसी वैधता व्यक्तिगत गुणों के कारण आती है। तीसरी सत्ता वो कहते हैं, जो तीसरी सत्ता है वो तार्किक और बौद्धिक सत्ता है। और ऐसी सत्ता प्रक्रिया के माध्यम से पाई जाती है। ऐसी सत्ता जो होती है वो रैशनल होती है और इसका जो चरित्र होता है वो प्रक्रियात्मक होता है, वो व्यक्तिगत नहीं होता है। एक्सर कहते हैं पहली 2 जो सत्ता है जिसमें एक पारंपरिक सत्ता है, दूसरी करिश्माई सत्ता है, ये तो व्यक्तिगत है। लेकिन जो तीसरी सत्ता है, जो तार्किक बौद्धिक सत्ता है, ये एक प्रक्रियात्मक लक्षण का प्रक्रियात्मक चरित्र की सत्ता है। इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि इस तरीके की सत्ता का प्रयोग से हम जो है एक तार्किक राजनीतिक संरचना या सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं, जिसमें सहभागिता करके हम एक जो है समाज उन्मुख लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। और इसमें जो तार्किक सत्ता होती है, इसी आज की मॉडर्न हम संस्थाओं में देखने को मिलता है, संसद में देखने को मिलता है, या विभिन्न सरकारों के विभिन्न अंगों में, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ब्यूरोक्रेसी में देखने को मिलता है। ये सब सारी सत्ताएं तार्किक बौद्धिक सत्ता है, जिन पे नियुक्ति की एक प्रक्रिया है, इनके लक्ष्य हैं, इनके कार्य व्यवहार के मानक हैं, और ये तय करके हम आधुनिक राज्य के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसी वैधता लंबी वैधता होती है। ऐसी वैधता
जो होती है वो अस्थायी होती है और लोगों का इसमें विश्वास होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वैधता जो है वो राजनीति के लिए केंद्रीय विषय है और कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राज्य हो, वैधता प्राप्त करने का प्रयास करता है, यानी लोगों की सहमति प्राप्त करने का प्रयास करता है। अगर कोई सत्ता वैध नहीं रह जाती है तो उसका तात्पर्य यह है कि लोगों का उस सत्ता से विश्वास हट गया है। ऐसे में वो सत्ता अवैध हो जाती है और जब सत्ता अवैध हो जाती है तो वो क्रांति के लिए प्रेरित करती है। तो राजनीति के तहत हम ये भी देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से कोई राजनीतिक सत्ता या किस तरीके से कोई राजनीतिक संस्था, राजनीतिक व्यक्ति अपनी वैधता को बनाए रखने का प्रयास करता है। और वो इस क्रम में हो सकता है कि लोगों की सहमति को, उनके ओपिनियन को, उनके विचार को, उनके राय को बनाने का प्रयास करे। कई बार ये देखा जाता है, आपने हिटलर कालीन शासन में देखा कि लोगों ने हिटलर को अच्छा माना इसलिए उसको सपोर्ट किया, उसका समर्थन किया। कई बार राय बनाने में हमारे पास वैकल्पिक राय क्या है इसका लोग ध्यान नहीं देते हैं और भावुकता में आकर जो है, भावावेश में आकर एक खास तरीके के विचार को समर्थन करते हैं, उसके लिए राय बनाते हैं, उसको सहमति देते हैं, जो हो सकता है कि एक निशंसतंत्र या सर्वाधिकारवादी शासन की ओर लेके जाता हो। तो चाहे सर्वाधिकारवादी शासन हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे लोकतांत्रिक हो, कैसा भी राज्य हो, हर राज्य प्रयास करता है कि लोगों से वो सहमति प्राप्त करे और वो अपनी सत्ता को वैध बनाए। और दूसरे को ये प्रयास करता है कि उसकी कमियों को गिनाए और अपने प्रतिद्वंदी विचारधारा या प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल के खिलाफ वो ये प्रयास करता है कि लोगों का उस पर विश्वास ना हो। तो जो अवैधीकरण की संकल्पना है, या हम ये देखते हैं कि कोई किसी राज्य में क्रांति कब होती है, किसी राज्य में परिवर्तन कब होता है, तो जब कोई राज्य अपना औचित्य खो देता है, जब कोई राज्य न्यायपूर्ण समाज की स्थापना में पीछे रह जाता है, तो कहीं ना कहीं ये संकल्पना फिर अवैधीकरण की संकल्पना को बढ़ावा देती है। और इसी में एक मैनिपुलेटेड सहमति या कंसेंट की चर्चा आती है कि कई बार सत्ताओं के द्वारा लोगों के विचारों को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है, उसको गलत दिशा में मोड़ने का प्रयास किया जाता है। इस तरीके से, इस कारण से जो है लोगों के विचारों को जो है हेरफेर करके या उनको पलट के, उनको गलत राय देकर उनके विचारों को किसी दूसरी दिशा में मोड़ने का प्रयास किया जाता है। आप हिटलर के शासन में इस तरीके से आप प्रोपेगेंडा को देख सकते हैं। प्रोपेगेंडा का प्रसार करके लोगों के विचारों को बदलने का एक प्रयास किया जाता है। अब राजनीति जो है स्टेट या राज्य को समझने के लिए एक और थ्योरी आती है, उसका नाम है एलिटिस्ट थ्योरी। और एलिटिस्ट थ्योरी में देखा जाता है, ये कहा जाता है कि राज्य की भूमिका नहीं होती है, बल्कि राज्य में जो निर्णय लेने वाले कुछ लोग होते हैं वही तय करते हैं कि राज्य को क्या करना है, क्या नहीं करना है। वास्तव में लोगों की अपनी कोई भूमिका नहीं होती है। आप ये देखेंगे विल्फ्रेड पैराडो गितानो मोस्का के जो है विचारों में इस तरीके की धारणा आपको देखने को मिलती है। तो ये रहा आज का लेशन। इकाई 2 में आज हमने देखा कि राज्य क्या है, राजनीति क्या है, राजनीति का राज्य और शक्ति से क्या संबंध होता है। हालांकि हमने देखा कि राज्य जो है एक निश्चित भूभाग से जुड़ा हुआ क्षेत्र है जहां पे संप्रभुता का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आज ऐसी वैश्विक तमाम समस्याएं हैं, जलवायु परिवर्तन है, आतंकवाद है, जहां राज्य अपनी शक्ति को सीमित पाता है। तो अब अगला प्रश्न है कि क्या कोई ऐसी सत्ता होनी चाहिए जो वैश्विक समस्याओं का समाधान कर पाए, उसके लिए क्या होना चाहिए, ये हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। आपने सुना, बहुत धन्यवाद, नमस्ते।